जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द मॉक मस्ती चैनल। इस चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज द प्लेटफॉर्म को टेस्ट नंबर 6 लेकर आए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष में पर परागण नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कटहल। कटहल में पर परागण नहीं होता है और यह श्रीलंका का राष्ट्रीय फल है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है ऑन्थियोरिस टॉक्सिकारिया। कटहल जो है एक कंपोजिट फ्रूट है जिसे सिरोसिस कहते हैं। तो कटहल वृक्ष में पर परागण नहीं होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रजातियों में से किस पशु के दूध में सबसे कम वसा प्रतिशत पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, होल्स्टीन फ्रीजन जो है इस प्रजाति के जो गाय है, पशु है, उसमें सबसे कम फैट का दूध पाया जाता है। और होल्स्टन फ्रीजन जो है ये इसका मूल उत्पत्ति हॉलैंड से है और ये सर्वाधिक दूध देने वाली गाय में से एक है। राष्ट्रीय दुग्ध शोध संस्थान जो है वो करनाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा देश की पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 73वें और 74वें। 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज तथा 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। देखिए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया तथा 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक अधिकार लक्ष्मीमल सिंधवी समिति की रिपोर्ट पर प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन है, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद प्रदान की गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बारदौली सत्याग्रह। यह 1928 में हुआ था और इस सत्याग्रह के सफल होने के बाद बारदौली सत्याग्रह की महिलाओं के द्वारा सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी पर साधु बेट नर्मदापुरम जिले में भरूच के पास केवड़िया में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, रीमा 75,000 रुपये में एक कार खरीदती है। वह इसकी रिपेयरिंग पर 10,000 खर्च कर देती है। बाद में उसने यह कार चीरू को 15% के लाभ पर बेची। चीरू ने इसे रितु को 10% लाभ पर बेच दिया। रितु ने कार खरीदने के लिए कितनी राशि खर्च की? तो रीमा का टोटल कॉस्ट हो जाएगा 75,000 प्लस 10,000 रिपेयरिंग, 85,000 और 85,000 पे उसने 15% लाभ ली। तो इसका आंसर हो जाएगा 85,000 गुणे 115/100 और उसके बाद चीरू भी 10% लाभ ली तो फिर से गुणे 110/100 होगा और इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 1,07,525। ऑप्शन सी होगा। जल का शुद्धिकरण किया जाता है तो जल का शुद्धिकरण जो है वो क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जल का शुद्धिकरण क्लोरीन द्वारा किया जाता है। जल के शुद्धिकरण में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर में CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। एक और होता है RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो RO प्रोसेस के द्वारा भी जल का शुद्धिकरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व? तो देखिए, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व जो है वो बढ़ जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। दूध का जो खट्टा होता है उसमें लैक्टिक अम्ल के कारण जो होता है दूध खट्टा हो जाता है और दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है और लैक्टिक अम्ल हमारे मांसपेशियों में जब अधिक हो जाता है तो उसके कारण हमें थकावट का अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन है, आंसू में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है और आंसू का जो श्रवण होता है वो लैक्रिमल ग्रंथि से होता है। आंसू जो होता है सामान्यतः 3 घटक का बना होता है, वसा, जल एवं म्यूकस का बना होता है। एक ट्रेन किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलती है। 2 घंटे बाद एक और ट्रेन उसी स्टेशन से उसी दिशा में एक निश्चित गति से छूटती है। यदि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेती है तो दूसरी ट्रेन की गति कितनी है?
देखिए पहली जो ट्रेन है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और ये 2 घंटा चल गई तो 2 घंटे में 80 किलोमीटर, और फिर ये 4 घंटे के बाद पकड़ाएगी तो 40 में 4 से गुना करेंगे 160 180, ये टोटल 6 घंटे में ये 240 किलोमीटर तय करती है पहली ट्रेन। और दूसरी ट्रेन जो है वो 4 घंटे में इतना दूरी तय करती है, तो 240/4 करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन है 60 किलोमीटर प्रति आवर। निम्नलिखित में से कौन सरोद का प्रमुख कलाकार है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उस्ताद अमजद अली खान। ये जो है सरोद के प्रमुख कलाकार है। और पंडित रविशंकर जो है वो सितार वादक है, उस्ताद अल्लाह रखा जो है वो तबला वादक है, और पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वो संतूर वादक है। पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वो संतूर वादक है। अगला क्वेश्चन है 100 वर्ग गज क्षेत्रफल का अर्थ होता है? तो इसका आंसर होगा 100 वर्ग गज क्षेत्रफल में 83.6 वर्ग मीटर, ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पाकिस्तान की सीमा को नहीं छूती है? तो देखिए पाकिस्तान की सीमा को कौन कौन स्टेट टच करती है? तो पहले गुजरात टच करती है, गुजरात के बाद राजस्थान, और राजस्थान से ऊपर पंजाब टच करता है, और पंजाब के से ऊपर जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख टच करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है वो भारत के पूर्वी साइड में है, तो इसलिए यह और जबकि पाकिस्तान जो है वो पश्चिमी साइड में पड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश पाकिस्तान की सीमा को टच नहीं करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ, और यह 3,323 किलोमीटर लंबी है। 3,323 किलोमीटर लंबी है। मैं एक निश्चित दूरी तक पैदल जाता हूँ और वाहन से वापस आ जाता हूँ। इसमें कुल 13/2 घंटे का समय लगता है, जबकि दोनों ओर पैदल आने जाने में कुल 31/4 घंटा लगता है। तो दोनों ओर वाहन से आने जाने में कितना समय लगेगा? देखिए बहुत ही सिंपल है। दोनों ओर से पैदल आने जाने में क्या टाइमिंग दिया है? 31/4। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा वो ये जो 13/2 है, एक तरफ से वाहन और एक तरफ से पैदल, इसमें से माइनस कर देंगे। तो इसमें से माइनस कर देंगे तो केवल वाहन वाला टाइमिंग बच जाएगा, और उसको 2 से गुना कर देंगे क्योंकि दोनों तरफ का है, तो आंसर हमारा निकल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 5 घंटे 15 मिनट, ऑप्शन बी। किस स्थान को समुद्रपुत्र कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गंगा सागर। ये पश्चिम बंगाल में है, और गंगा सागर जो है वो गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी का मिलान बिंदु है। और यहाँ पे गंगा सागर नाम का एक प्रसिद्ध मेला भी लगता है। निम्नलिखित में से कौन भूमध्य रेखा के निकटतम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। यह भूमध्य रेखा के से केवल 8 डिग्री की दूरी पर स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट, वो भी ग्रेट निकोबार पर ही स्थित है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ ने गांधी जी को सर्वोदय के दर्शन का सूत्रपात करने के लिए प्रेरित किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनटू दिस लास्ट। अनटू दिस लास्ट पुस्तक को पढ़ने के बाद गांधी जी सर्वोदय के दर्शन जो है उससे प्रेरित हो गए थे, सर्वोदय से प्रेरित हो गए थे। और ये पुस्तक जो है रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई है। शक संवत कब से प्रारंभ हुआ? शक संवत जो है वो 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, और इसको प्रारंभ करने का जो कार्य किया है वो है कनिष्क ने। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय शक संवत चलाया था। 22 मार्च 1957 ईस्वी में हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत उसको अपनाया गया था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। और एक है विक्रम संवत। विक्रम संवत जो है वो उज्जैन के एक लोकल राजा थे, राजा विक्रम। उन्होंने शक राजा को पराजित किया था, और इसी उपलक्ष्य में 57 ईस्वी पूर्व में उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। एक है ग्रेगेरियन कैलेंडर। तो ग्रेगेरियन कैलेंडर जो है उसको लागू किया था टीपू सुल्तान ने। एक है हिजरी संवत। इसे 622 ईस्वी में चलाया गया था, और इसको लागू करने का कार्य किस शासक ने किया था? तो आंसर होगा शाहजहां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों पर पारित प्रस्ताव को अपने किस अधिवेशन में स्वीकार किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कराची अधिवेशन 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों पर जो प्रस्ताव था पारित किया गया उसको स्वीकार किया था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कराची अधिवेशन 1931।
अगला क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रति चक्रवात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि ठीक है, विचार करते हैं। तंत्र के केंद्र की ओर वायुमंडलीय दाब अधिक रहता है। तो केंद्र में वायुमंडलीय दाब अधिक रहता है, तो अधिक अगर वायुमंडलीय दाब रहेगा तो केंद्र से बाहर की तरफ हवाएं जाएगी, ये सही है। और दूसरा, पवनें हल्की और परिवर्तनशील होती है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित होती है, ये गलत है। मौसम प्रायः शुष्क रहता है और आसमान स्वच्छ रहता है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 और 3। देखिए, प्रति चक्रवात में वायु की दिशा जो होती है उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है, घड़ी की सुई के अनुकूल होती है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है। और प्रति चक्रवात में जो केंद्र में होता है वायुमंडलीय दाब बहुत अधिक होता है, जिसके कारण हवाएं जो है हल्की हो जाती है और ये ऊपर उठकर ये परिवर्तनीय हो जाती है, हल्की और परिवर्तनीय हो जाती है। वहीं साइक्लोन की जब बात करें चक्रवात की, तो इसमें हवाएं केंद्र की तरफ आती है, क्योंकि केंद्र में दाब न्यूनतम होता है, इसलिए हवाएं केंद्र की तरफ आती है और ऊपर उठकर ठंडी हो जाती है और भारी वर्षा कराती है। और चक्रवात में जो वायु की दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। अगला क्वेश्चन है, संवहनीय वर्षा की निम्नलिखित कौन सी विशिष्टता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संवहनीय वर्षा जो होती है वो भूमध्य रेखा के आसपास होती है। उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है, एक है संवहनीय वर्षा, एक है पर्वतीय वर्षा और एक है चक्रवातीय वर्षा। और संवहनीय वर्षा जो है उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि दोपहर से पहले ही होगी। ये सूर्य हमें सूर्योदय के से कुछ पहले एवं सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है अपवर्तन। सूर्य हमें सूर्योदय के कुछ पहले से एवं सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण होगा अपवर्तन। अपवर्तन के नियम है, पहला नियम है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है कि आपतन कोण की ज्या तथा किन्हीं दो माध्यम के आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का एक जो अनुपात होता है उसका एक नियतांक होता है, इसी को अपवर्तनांक कहते हैं। और इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। लाल रंग का अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि विधि के समक्ष समान संरक्षण जापान के संविधान से लिया गया है, ये गलत है। जापान से नहीं बल्कि अमेरिका से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है, यह भी गलत है। विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया वो ब्रिटेन से नहीं बल्कि जापान से ली गई है। उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस से लिया गया है, तो इसका आंसर होगा ये फ्रांस से ही लिया गया, ये सही है। संसद का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, यह भी सही है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। विधि के समक्ष समान संरक्षण तथा विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, ये इन दोनों के बारे में अनुच्छेद 14 में लिखा गया है। और अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन की नोटिस जारी करते हैं, और ये जो इसका जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो अनुच्छेद 127 में है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी बर्फ़ के टुकड़े पर दाब बढ़ाया जाता है तो इसका गलनांक क्या होता है। तो जब किसी बर्फ़ के टुकड़े पर दाब बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक जो कम हो जाता है। देखिए, जिन पदार्थों को गर्म करने पर उसका आयतन घट जाता है, जिन पदार्थों को गर्म कीजिएगा और उसका आयतन घटेगा तो उसका दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी कम हो जाता है, जैसे बर्फ़ है। और जिन पदार्थों को गर्म करने से उसका आयतन बढ़ता है तो वैसे पदार्थों पे दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी बढ़ जाएगा, जैसे मोम है और घी है। सभी द्रवों का क्वथनांक जो है वो दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर होगा डीएनए जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, प्रतिलेखन के द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है। और आरएनए रिवर्स
ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा डीएनए बनाता है। आरएनए से जो प्रोटीन बनने का प्रोसेस है वो ट्रांसलेशन है। डीएनए की क्रियात्मक इकाई को जीन कहते हैं। और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए। तो देखिए मत्स्य जो है, मत्स्य में हार्ट के 2 चैम्बर होते हैं, इसका आंसर होगा पहला का 4 हो जाएगा। और सर्प जो होता है, सर्प में 3 होता है, इसका आंसर हो जाएगा इधर। और मगरमच्छ जो है इसमें 4 होता है। और जो स्टारफिश है इसमें कोई हार्ट ही नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कलिंग पर किसने विजय प्राप्त की? तो सर्वप्रथम कलिंग पर विजय प्राप्त की थी नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना किया था और इन्होंने सर्वप्रथम कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। इन्होंने एकराट, द्वितीय परशुराम तथा सर्व छत्रांतक की उपाधि भी धारण की थी। अशोक ने भी कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईस्वी पूर्व में। और कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख से हमें मिलता है। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। गौतम बुद्ध के निर्वाण की प्राप्ति भी कुशीनगर में ही हुई थी। और श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और प्रथम उपदेश देने की जो घटना है उसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था। गौतम बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश में बोला था कि सभी वस्तुएं क्षरणशील होती है, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। अपदीवो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तरी भारत में पाटलिपुत्र के स्थान पर कौन सा स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, जिसके आसपास के क्षेत्र को उत्तर प्रदेश कहते थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कनौज। कनौज जो था वो मखौरी वंश की राजधानी थी और यहाँ के राजा थे ग्रह वर्मा। उनकी शादी हुई थी हर्षवर्धन की बड़ी बहन राजश्री के साथ। और ग्रह वर्मा की हत्या होने पर हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर कनौज बनाई थी। अमर कवि विद्यापति ने अपने सुललित काव्य की रचना किस शासक के छत्र छाया में की थी? तो इसका आंसर होगा शिव सिंह। विद्यापति जो थे वो मैथिली भाषा के महान कवि थे और शिव सिंह जो थे वो दरभंगा राज्य के राजा थे। विद्यापति ने अपनी मैथिली भाषा में पदावली नामक पुस्तक लिखी थी। पदावली के लेखक है विद्यापति। मुगल काल में हरकारे कौन थे? मुगल काल में हरकारे जो थे वो जासूस एवं विशेष वार्ताहर थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। मुगल काल में हरकारे जासूस एवं विशेष वार्ताहर थे। आचार नीतियों के प्रवर्तक थे, आचार नीतियों के जो प्रवर्तक थे वो थे मुहत्सिब। इसे औरंगजेब ने बनाया था, मुहत्सिब। और गोपनीय पत्र लेखक एवं सूचना प्रेषक थे दारोगा डाक चौकी। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में जैन धर्म जो है श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजित हुआ था। जैन धर्म की 2 महासभा हुई थी। प्रथम जैन महासभा पाटलिपुत्र में स्थूलबाहु की अध्यक्षता में हुई थी और इसी में जैन धर्म जो है वो श्वेतांबर एवं दिगंबर में बढ़ गया था। और श्वेतांबर जो है वो स्थूलबाहु के नेतृत्व में तथा दिगंबर जो है वो भद्रबाहु के नेतृत्व में चला गया था। श्वेतांबर लोग जो थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर लोग वस्त्र धारण नहीं करते थे। जैन धर्म की जो द्वितीय महासभा हुई वो 512 ईस्वी में देवाधि क्षमा श्रवण के टाइम पे वल्लभी में आयोजित हुई। वल्लभी गुजरात में आयोजित हुई थी। रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण था उसका स्त्री होना। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। रजिया सुल्तान जो थी वो
दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्क महिला शासिका थी और यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान की हत्या बहराम शाह ने करवाया था कैथल के समीप। कैथल के समीप कुछ डाकुओं से रजिया सुल्तान की हत्या बहराम शाह ने करवाया था। थाईलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बहुत। थाईलैंड की मुद्रा का नाम बहुत है। क्यात जो है वो म्यांमार की मुद्रा है। नेफोस्कोप से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो नेफोस्कोप से बादलों की दिशा एवं गति मापी जाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। और वर्षा की मात्रा जो है वो रेन गेज से मापी जाती है। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? हिंडनबर्ग रेखा जो है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा है। जर्मनी एवं पोलैंड के बीच की सीमा रेखा को हिंडनबर्ग रेखा कहा जाता है। और जर्मनी एवं फ्रांस जो है इसके बीच की रेखा है मैगी नॉट। और फ्रांस और स्पेन के बीच जो सीमा रेखा का काम करती है वो है पिरेनीज पर्वत। और रूस और फिनलैंड की बात करें तो इसके बीच की है सीमा रेखा का नाम है मैनरहीम रेखा। 17 डिग्री जो समानांतर 17वीं समानांतर रेखा है वो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच सीमा रेखा है। 38वीं समानांतर रेखा जो है वो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच मध्य सीमा रेखा है। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। मुद्रा की कमी के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा डिफ्लेशन, मुद्रा संकुचन कहा जाता है। मुद्रा की कमी के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी को मुद्रा संकुचन, डिफ्लेशन कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1966-67 में। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन थे, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव गेहूं के उत्पादन पर पड़ा था। राग भैरवी किस समय गाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रातःकाल। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। भारत का प्रथम जो टाइगर रिजर्व है वो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। और भारत में सर्वाधिक बाघ है मध्य प्रदेश राज्य में। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है? तो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं अंग्रेज, फ्रेंच, चीनी, रूस, अरबी एवं स्पेनिश है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय 51 देश था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र का आखिरी सदस्य 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान है, जो 2011 में ज्वाइन हुआ था। यदि संसद किसी साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति जो है वो पूर्ण विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं? तो मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं? अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जा सकता है, सही है। संपूर्ण मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, नहीं, संपूर्ण को मौलिक नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 20 तथा 21 को छोड़ शेष मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। तो हाँ, ये भी सही है। ए और सी दोनों सत्य हैं। देखिए, अनुच्छेद 358 के अंतर्गत आपातकाल की जैसे ही घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जितनी भी स्वतंत्रता का अधिकार है वो सभी के सभी स्वतः निलंबित हो जाते हैं। वहीं अनुच्छेद 359 की बात की जाए तो अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन के द्वारा शेष मौलिक अधिकार जो है उसमें से जिसको भी निलंबित करना है 20-21 को छोड़कर, तो वो अनुच्छेद 359 के तहत निलंबित हो जाती है। और आपातकाल की घोषणा जैसे ही की जाती है तो अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जितनी भी स्वतंत्रता का अधिकार दी गई है वो सब स्वतः निलंबित हो जाते हैं। भारत का राजनीतिक जुगमान किस बुद्धिजीवी का कमाल है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें भारत का आयरन मैन व भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। ओजोन क्षरण में स्वास्थ्य को किस रूप में खतरा उत्पन्न होता है? तो ओजोन क्षरण से इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संवेदन तंत्रीय उत्तेजन। देखिए, ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस जो है वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और इसे ओजोन क्षरण से स्किन कैंसर होने का भय रहता है।
विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। इंसुलिन स्रावित होती है, इंसुलिन पैंक्रियाज अग्न्याशय से स्रावित होती है। इंसुलिन का जो स्रवण होता है वो अग्न्याशय के लैंगरहंस द्वीपिका के बीटा कोशिका के द्वारा स्रवण होता है। इंसुलिन क्या करती है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती है। अगर इंसुलिन का स्रवण कम हो जाए, इंसुलिन के अल्प स्रवण से ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी और शर्करा की मात्रा बढ़ेगी तो इसे ही मधुमेह नामक रोग हो जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में है तो भारत का लिंगानुपात 2001 से 2011 में 10 अंकों की कमी दर्ज किया गया है। तो देखिए, भारत का लिंगानुपात 943 है वर्तमान में और 2001 में 933 था। तो 10 अंकों की कमी नहीं बल्कि 10 अंकों की वृद्धि हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गलत है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा तथा संघीय प्रदेश में दमन व दीव है, ये सही है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल और संघीय प्रदेश में पांडिचेरी पुदुचेरी है, ये भी सही है। केरल राज्य का लिंगानुपात 1082 नहीं बल्कि 1084 और पुडुचेरी का 1010 है। तो पुडुचेरी का भी 1037 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन बी। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात की बात करें तो बिहार का लिंगानुपात है 918। किसी मरीज का पित्ताशय शल्य चिकित्सा द्वारा निकाल दिया गया तो निम्नलिखित में से कौन सी आहार संबंधी उसके लिए मददगार होगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च वसा युक्त आहार से बचो। पित्ताशय क्या होता है कि पित्ताशय गॉल ब्लैडर में पित्त रस एकत्रित होता है, स्टोर होता है और पित्त रस का जो निर्माण होता है वो लीवर से होता है। पित्त रस क्या करता है कि वसा का पायसीकरण करता है, वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है और जब पित्ताशय निकाल दिया जाएगा तो पित्त रस स्टोर नहीं होगा तो वो अच्छे तरीके से वसा का तोड़ फोड़ नहीं कर पाएगा। इसीलिए पित्ताशय शल्य चिकित्सा द्वारा निकाल दिया गया तो आहार संबंधी यही सलाह दी जाएगी कि उच्च वसा युक्त जो आहार है वो नहीं करना है, उससे बचना है। वसा के पाचन में जो सहायक एंजाइम है वो है लाइपेज तथा स्ट्रिप्सिन। मानव में कोशिकाओं और उनके आकार को निम्नलिखित में से कौन सा सेट सही प्रकार रहा है? तो देखिए, लाल रक्त कोशिका जो है आरबीसी वो चक्री का आकार, वो तो सही है। और तंत्रिका कोशिका जो है वो है लंबा तथा शाखीय आकार का, ये हो जाएगा। और उसके बाद में त्वचा जो है, त्वचा कोशिका वो समतल आकार का हो जाएगा। और पेशीय कोशिका जो है वो लंबा तथा पतला होगा। और उसके बाद में WBC जो है श्वेत रक्त कोशिका वो हो जाएगा बदलता आकार। तो इसका आंसर हो जाएगा A5 और लास्ट में होगा 1, 5 1 ऑप्शन बी। देखिए, कोशिका जो है हमारी शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। और मानव की सबसे छोटी कोशिका है वो मनुष्य के शरीर में शुक्राणु है। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और कहाँ गाया गया? तो इसका आंसर होगा 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर ने की थी। राष्ट्रीय गान के जो रचयिता हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रीय गान को गाने का टाइमिंग है वो 52 सेकेंड है और संक्षिप्त रूप से अगर गाया जाए तो 20 सेकेंड। राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो NDC राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। संगीत नाटक अकादमी में नृत्य, नाटक एवं संगीत के विकास का संवर्धन करती है। तो संगीत नाटक अकादमी का स्थापना वर्ष क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1952। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1952 में हुई थी और यह
शिक्षा मंत्रालय के संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना है वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया था। और एक है फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान जो कि पुणे में है और इसकी स्थापना 1960 में हुई और यह जो है भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबद्ध नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक अम्ल। यह विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और बाकी राइबोफ्लेविन जो है वो विटामिन बी2 का नाम है। थाइमिन जो है विटामिन बी1 का नाम है। बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है? तो बिहार में पर्णपाती वनों की अधिकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार में पर्णपाती वनों की अधिकता है। पर्णपाती वन जो होते हैं एक बार साल में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं और पर्यावरण की दृष्टि से वन जो है भूखंड पर कम से कम 33% होना चाहिए। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक वन का जो प्रतिशत है वो मिजोरम राज्य में है तथा वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो मध्य प्रदेश में है। त्रिपुरी कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था? तो इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939 में हुई थी और इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद इस कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। एक लोहे का ब्लेड नीले विलयन में डाला गया। आधे घंटे के पश्चात विलयन का रंग हरा हो गया और एक भूरे रंग का नीचे ब्लेड पर देखा गया। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकालेंगे? तो इसका आंसर होगा ब्लेड पर जो भूरे रंग का निक्षेप है वो कॉपर है। देखिए कॉपर सल्फेट को में जब लोहा को डाला गया तो विस्थापन अभिक्रिया हुई। सल्फेट जो तो कॉपर पे था वो लोहा पे आ गया, फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर जो है वो निक्षेप बन गया। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के संस्थापक प्रोफेसर एलेक जेफरी कहाँ के निवासी थे? तो इसका आंसर होगा प्रोफेसर एलेक जेफरी जो है वो ग्रेट ब्रिटेन के निवासी है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के जन्मदाता हैं और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का जो सेंटर है वो हैदराबाद में है। किसी बिंब को किसी उत्तल लेंस के सामने इस प्रकार रखा गया है कि उसका वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनता है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी आधे भाग को किसी काले या अपारदर्शी कागज से ढक दिया गया है तो क्या होगा? तो प्रतिबिंब की तीव्रता जो है वो घट जाएगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। यदि किसी बिंब को किसी उत्तल लेंस के सामने इस प्रकार रखा गया है कि उसका वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनता है तो यदि उत्तल लेंस के ऊपरी आधे भाग को किसी काले या अपारदर्शी कागज से ढक दिया गया हो तो प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी। देखिए उत्तल लेंस को ढकने पर बनने वाले प्रतिबिंब की तीव्रता में केवल कमी आती है, आवर्धन, आकार और प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। मिट्टी के तेल का लैंप की बत्ती में चढ़ने का कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा केशिकत्व। केशिकत्व के कारण मिट्टी का तेल लैंप की बत्ती में ऊपर चढ़ जाती है। और केश नली की जो त्रिज्या होगी जितनी कम होगी द्रव उतनी ही तेजी गति से ऊपर चढ़ेगा। निम्नलिखित में से सबसे कम तरंगदैर्घ्य विकिरण है? तो उपरोक्त ऑप्शन को देखते हुए सबसे कम तरंगदैर्घ्य विकिरण एक्स किरणों का है और एक्स किरणों का खोज है रोंटिजन ने किया था। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष बनने का कारण है? तो इंद्रधनुष बनने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अल्बर्ट आइंस्टीन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव और एक है द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य सिद्धांत E = mc² और तीसरा है सापेक्षता का सिद्धांत। कैथोड किरण की बात करें तो कैथोड किरण की खोज रदरफोर्ड ने की थी। पानी के अंदर गोताखोर सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं तो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण यूज करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। किस अयस्क से मैडम क्यूरी ने रेडियम प्राप्त किया था? तो मैडम क्यूरी ने रेडियम प्राप्त किया था पिंच ब्लेड से। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। 12 जनवरी 1863 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। उन्हीं की याद में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था और इन्होंने प्रथम विश्व धर्म संसद में शिकागो में 1893 में भाग लिया था। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें आधुनिक भारत का आध्यात्मिक गुरु भी कहा है। रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं जबकि रोहन उसी काम को अकेला 15 दिनों में कर सकता है।
रोहित अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 30 दिन। बना लीजिएगा आप लोग। क्लोरोफॉर्म को हवा और सूर्य के प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है। तो जब क्लोरोफॉर्म को हवा और सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो ये सूर्य के प्रकाश से रिएक्शन करके फॉस्जीन बनाता है। फॉस्जीन नामक एक जहरीली गैस बनाता है। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को हमेशा रंगीन बोतल में रखा जाता है ताकि ये प्रकाश से अवक्रिया न करें। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग शल्य चिकित्सक में निश्चेतक के रूप में बेहोश करने के लिए उपयोग की जाती है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन ए, टोकोफिरॉल। इसका रासायनिक नाम टोकोफिरॉल है और इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। विटामिन B1 की कमी से बेरी विटामिन के जो है उसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है और विटामिन सी जो है इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार वियतनाम राष्ट्र का जन्म सर्वप्रथम किस साम्राज्य के नाम से हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वानलोंग। वानलोंग साम्राज्य के नाम से वियतनाम राष्ट्र का जन्म हुआ था और वानलोंग साम्राज्य जो है उसको होंगबोंग वंश के नाम से भी जाना जाता है। काउंट कपूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट कपूर जो को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। इटली का एकीकरण जो हुआ था वो 1871 ईस्वी में काउंट कपूर ने ही किया था। काली सिंध नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? काली सिंध नदी जो है वो जमुना की सहायक नदी है। गलत। काली सिंध नदी जो है वो जमुना की नहीं बल्कि चंबल की सहायक नदी है और चंबल नदी जो है वो जमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। काली सिंध का उद्गम होता है विंध्याचल की पहाड़ी से और चंबल नदी जो है उसका उद्गम होता है मालवा पठार में महू नामक जगह से और जमुना की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो चंबल नदी है। बौद्ध काल में भारतवर्ष किस संज्ञा से लोकप्रिय था? तो बौद्ध काल में भारतवर्ष को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जम्बू द्वीप। देखिए ऋग्वैदिक में और वायु पुराण में पुराणों में भारत का नाम भारत के नाम पर भारत का नाम इस भूभाग का नाम भारत पड़ा और अरब वासियों ने इसे हिंदुस्तान नाम दिया। यूनानियों ने इसे इंडस एवं इंडिया नाम दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पिटकैरियन। पिटकैरियन द्वीप समूह जो है वो नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है बल्कि वो ब्रिटेन के अधीनस्थ क्षेत्र में है। स्थानांतरित कृषि श्रीलंका में किस नाम से जानी जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चेन्ना। श्रीलंका में स्थानांतरित कृषि का नाम चेन्ना है। वहीं वेनेजुएला में कोनुको, जावा में हुमा तथा मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको में मिल्पा एवं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर जो है वो प्रति व्यक्ति नहीं बल्कि राष्ट्रीय आय से संबंधित है। इसे प्रोफेसर राजकृष्ण ने 1978 ईस्वी में प्रयोग किया था, इस शब्द का प्रयोग किया था। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? देखिए मुद्रा की दशमलव प्रणाली जो है वो 1 अप्रैल 1957 से शुरू हुई थी और जब शुरू हुई थी तो उस समय नया पैसा बोला जाता था। तो 1957 से लेकर 1964 तक नया पैसा बोला गया और 1964 के बाद नया पैसा में से जो नया टर्म है उसको हटा दिया गया और केवल पैसा चलने लगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कि नया पैसा से पैसा कब हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1964। 1957 से 1964 तक नया पैसा चला और 1964 के बाद केवल पैसा सब चला। भारत में सिक्का ढालने की जो टकसाल है वो मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में है और वहीं भारत में नोट निर्गमन के जो छापखाने हैं वो नासिक, देवास, मैसूर और सालवोनी में स्थित है। समाजशास्त्र सामाजिक कार्य को समझाने का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मैक्स वेबर का ये कथन है। मैक्स वेबर ने बोला था कि समाजशास्त्र सामाजिक कार्य को समझाने का विज्ञान है। आर्थिक विकास का आधार है, तो आर्थिक विकास का आधार है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सामाजिक संरचना में परिवर्तन। संस्कृतिकरण की अवधारणा संबंधित है, संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है संबंधित है वो एम.एन. श्रीनिवास से संबंधित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। एथलेटिक्स में ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मिल्खा सिंह। ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी मिल्खा सिंह हैं। इन्होंने वर्ष 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त किया था और इन्होंने 1960 में ही पाकिस्तानी धावक अब्दुल वासिद को पाकिस्तान में ही हराया था, जिसके कारण पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम आयूब खान ने इन्हें
उड़न सिख या फ्लाइंग सिख कह के पुकारा था। इनका जन्म हुआ था 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा, पंजाब, वर्तमान पाकिस्तान में, तथा इनकी मृत्यु 2021 में हुई चंडीगढ़ में। इनमें से कौन सा पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है? तो ग्रैमी संगीत से, कलिंग पुरस्कार जो यूनेस्को द्वारा दिया जाता है साइंस के क्षेत्र में, ज्ञानपीठ जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पुलित्जर पुरस्कार, और ये 1917 ईस्वी से में प्रारंभ किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। मई 2023 में किसने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? तो इसका आंसर होगा पसांग दावा शेरपे। पसांग दावा शेरपे ने मई 2023 में 27वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया था। वहीं कामी रीता शेरपे की बात करें तो इन्हें एवरेस्ट मैन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अब तक 30 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह किया है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में पाल्म डी और अवार्ड विजेता फिल्म एनाटॉमी ऑफ ए फॉल के निर्देशक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्टिन ट्रॉयट। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। जून 2023 में पाकिस्तान को हराकर किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने पाकिस्तान को हराकर जूनियर हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेनिस फ्रांसिस को 78वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया था। एनसीसी कैडेट के रूप में पर्वतारोहण पाठ्यक्रम पूरा करने वाली देश की पहली महिला कौन है? तो एनसीसी कैडेट के रूप में पर्वतारोहण सिलेबस पूरा करने वाली देश की पहली महिला थी शालिनी सिंह। ये उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में इन्होंने अपना सिलेबस पूरा किया और ये उत्तर प्रदेश लखनऊ की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि 3 जून 2023 को आमिर राजा हुसैन का निधन हो गया, वो क्या थे? तो वो एक अभिनेता थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अभिनेता। 1 अप्रैल 2023 को आईपीएल में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, खलील अहमद। संगीता चानू किस खेल से संबंधित है जिसे नाडा ने 4 साल के लिए बैन किया है? संगीता चानू जो है वो भारोत्तोलन से संबंधित है और ये मणिपुर की रहने वाली खिलाड़ी है। अप्रैल 2023 में किस शहर के पान, लंगड़ा आम, समनगर भांटा, बैंगन और आदमचीन चावल को जीआई टैग मिला है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वाराणसी। देखिए, जीआई टैग का जो टाइम पीरियड होता है वो 10 साल के लिए दिया जाता है। किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार। बिहार के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इससे पहले बिहार का जो कतरनी चावल है उसको भी जीआई टैग मिल चुका है। और मिर्चा चावल की बात करें तो मिर्चा चावल पश्चिमी चंपारण में मुख्यतः इसको उत्पादन किया जाता है। पहला सैन्य अभ्यास साइक्लोन 1 चक्रवात 1 भारत और किस देश के सुरक्षा बल के बीच आयोजित हुआ है? साइक्लोन 1 जो है वो भारत और मिस्र के बीच आयोजित होता है। 77वां आज़ादी दिवस 2023 का विषय क्या है? तो 77वां आज़ादी दिवस 2023 का विषय है राष्ट्र पहले और हमेशा पहले। वहीं 2024 की बात करें तो 2024 का स्वतंत्रता दिवस का विषय है विकसित भारत @2047। मई 2023 में पीएम मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखेंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सेंगोल। सेंगोल जो है वो तमिल भाषा का एक शब्द है और इसका अर्थ है पवित्रता, सच्चाई और धर्मनिष्ठा, जो एक शासक दूसरे शासक को देता है। कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा हरिबुध मागर, नेपाल के हैं। ये कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत पर चढ़ाई की है। मोनाको ग्रैंड पिक्स 2023 किसने जीता है? तो मोनाको ग्रैंड पिक्स जो है वो मैक्स वेस्टरपन ने जीता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है? तो आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी दृश्यम 2। मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है दामोदर मौजो को। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। वहीं 2024 की बात करें तो 2024 में दिया गया है
रामचंद्र भार 2024 में दिया गया है, लेकिन ये 2023 के लिए दिया गया है। रामभद्राचार्य को, ये संस्कृत विषय के लेखक हैं। और ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये 1965 से प्रदान किया जाता है। 1965 में सर्वप्रथम जी शंकर कुरूप को दिया गया था। इसी के साथ वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एवं शेयर करें। अगर आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।